आप जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा झीलों की नगरी उदयपुर से हेमलता जी मेघवाल। वेलकम है मेमता, आप होस्ट है ना, वेलकम मैम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपको सभी को। गुड इवनिंग, जय आरसीएम। मैं हेमलता मेघवाल, झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से। और आप सभी की दोस्त, आप सभी की तरह इस खूबसूरत से सिस्टम की स्टूडेंट, और इसको भी मैं सीख रही हूँ। और सर जैसा बता रहे थे कि मैडम कभी मना नहीं करते हैं, एक ही बार में आ जाते हैं। तो सर यहाँ पे मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि सर आप मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं आपकी टीम के साथ बैठकर बात कर पाऊँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप सभी के बीच में आई हूँ जीवन जी सर की वजह से। तो थैंक यू सो मच सर। और बात हो रही थी हमारे लक्ष्मी बहन की, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। मैम ने बहुत अच्छी बातें करी हमारे बीच में, बहुत शानदार लीडर है। मैं मुझे जहाँ तक याद है शायद उनसे मैं फिजिकल अभी तक मिली नहीं हूँ, लेकिन हमारी डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो लगता ही नहीं है कि मतलब कभी मिले नहीं है, एक अपनापन सा महसूस होता है। तो थैंक यू। और जो आज के हमारे होस्ट थे प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मौका दिया है। मैं जैसा परिचय दे चुकी हूँ, नाम हेमलता मेघवाल है और लेक सिटी उदयपुर से हूँ मैं। इस खूबसूरत से सिस्टम को शुरू नहीं करना चाहती थी, इतना अच्छा कंसेप्ट है, उसके बावजूद में भी कई सारे ऐसे सवाल थे, कई सारे कन्फ्यूजन्स थे। या ये कह सकते हैं कि मैं शायद अपने आप को सुपीरियर मानती थी। यहाँ पर मौजूद जितने भी साथी हैं, लगभग लगभग साथी मेरी जो स्टोरी है उसको जानते हैं कि इनिशियल लेवल पर मैं इस काम को करना नहीं चाहती थी। मैंने मेरी पढ़ाई पूरी करने के बाद में बात करें कि हर व्यक्ति ऐसा सोचता है, हर स्टूडेंट अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या अपनी वैल्यू को आंकने के लिए मार्केट में जब जाता है, तो वहाँ पर जो मेरी वैल्यू थी, मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में आती हूँ जो सोचते हैं कि हाँ, पेरेंट्स ने हम पे जो खर्चा किया है वो कुछ हम वापस रिटर्न दें, अपने पैरों पे खड़े होएं, पेरेंट्स के सपनों के बारे में सोचें। ये सारी बातें हम सोचते हैं। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो क्या हुआ कि इस टाइप से मेरी शुरुआत होती है, और जब मैंने अपनी शुरुआत की तो मार्केट में मेरी जो वैल्यू है बहुत कम आकी गई। जितना मैं डिज़र्व करती हूँ उससे कम, जितनी मुझे नीड थी, जितनी मेरी चाहत थी, उससे बहुत ज़्यादा कम मेरी वैल्यू आकी गई। तो इसी बीच में सिस्टम जो है मेरे घर में काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरे जो गुरु हैं, मेरे मदर और फादर हैं, मेरे पापा की वजह से मैं इस सिस्टम में हूँ। उन्होंने मुझे इसका मार्गदर्शन दिया है, श्रीमान उदयलाल जी सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन जिनके कहने से मैं सिस्टम में आई, मतलब मेरा जो एक, मैं थोड़ी सी शॉर्टली अपनी स्टोरी बताऊंगी क्योंकि आज हम कुछ विषयों पर बात करेंगे, क्योंकि लगभग लगभग साथी मेरी कहानी जानते हैं। तो मैं इसमें आज ज़्यादा वक्त नहीं दूंगी। जैसा मैं बता रही थी कि मेरी जो वैल्यू है बहुत कम आकी गई थी ऑफिस टाइम पे, जब मैं ऑफिस वर्क करती थी। तो ऐसे में मतलब मेरी जो टाइमिंग रहती थी मेरी ऑफिस की 10 से 7 बजे तक, तो उसमें मतलब मैं इतना थक जाती थी, मेंटली स्ट्रेस हो जाती थी, फिजिकली बॉडी डाउन जा रही थी, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती थी, चिड़चिड़ी हो जाती थी। तो मेरी मदर के ये शब्द थे, मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ उनका। उनके ये शब्द थे कि बेटा ऐसा है कि आप नहीं कमाओगे तो घर वाले भूखे मरने वाले नहीं हैं, इतना परेशान होकर काम करने की ज़रूरत नहीं है, तू दिन दिन और गलती जारी है, ऐसे करेगी तो तू बीमार हो जाएगी। तो उन्होंने ये कहा कि अपने सारे गेहूं के जो ड्रम है ये पूरे भरे हुए हैं, ये पलंग पड़ा है, तू अगर पड़े पड़े भी खाती है तो भी हम भूखे नहीं मरेंगे। उनकी इस लाइन ने मुझे इंस्पायर किया, लेकिन वहाँ मेरा सवाल उठता है कि तो मैं करूँ क्या। तो ऐसे में फिर मम्मी ने बोला कि भाई पापा जो कर रहे हैं काम देखने में क्या हर्ज है। तो उनका ठीक है, क्योंकि पहले भी देखते थे, मम्मी पापा के साथ कई बार मीटिंग्स में भी गए हैं। लेकिन मैं इसको एज ए करियर नहीं लेना चाहती थी। मुझे लगता था कि ठीक है, जाते हैं तालियां बजा के आ जाते हैं, कहानियाँ सुन के आ जाते हैं, और मे बी इनके लेवल का काम होगा, या कह सकते हैं कि जहाँ पर मैं एजुकेशन को बीच में डालती थी, मुझे लगता था कि मैंने बीकॉम किया है तो मतलब मैंने अपनी डिग्री पूरी की है, कॉलेज तक गई हूँ, तो मैं और कुछ बेटर कर सकती हूँ। ये नमक मिर्ची हल्दी धनिया के काम, बेचने के काम, जोड़ने के काम, इस टाइप के काम, मतलब आज यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हैं सबके सामने इस टाइप का ऑब्जेक्शन ज़रूर आता होगा कि ये जोड़ने वाला काम है क्या, या इस टाइप से जब बात करते हैं, तो मैं भी उन्हीं प्रोस्पेक्ट्स में से थी जहाँ मैं सोचती थी कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है। फिर क्या हुआ, एक समय ऐसा आया जहाँ पर मुझे इनकम ने प्रभावित किया, मेरे फादर ने उनके स्टेटमेंट्स मुझे बताए। तो उसके बाद में मुझे पता पड़ा कि मेरा जो पढ़ाई का ईगो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई काम नहीं दे रहा है, कोई मैटर नहीं करता है।
तो उसके बाद एक डिसीज़न लिया मेरे फादर की वजह से, और उन्होंने फिर सिस्टम की जानकारी देना शुरू किया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा फ्री रखा कि इस सिस्टम को आप शुरू कर रहे हैं तो इसको सीखना पड़ेगा, इसको आपको अपना मानना है। मैं जो कहानी अपनी बता रही हूँ इसमें इन्हीं में आपको मैसेजेस मिलेंगे कि जैसा आदरणीय टीसी छाबड़ा जी सर बार बार बोलते हैं, मैं मालिक हूँ, जो हम सभी को मालिक बनाया है। तो मेरे फादर ने भी मेरी शुरुआत जब कराई तो उन्होंने ये कहा कि काम आपका है, बिजनेस आपका है, आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है, खुद सीखना है। अगर आप आगे आओगे तो आपके लिए अच्छा है, बाकी तो फिर ये है कि भेड़ चाल चलती रहेगी, जैसे तैसे करने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे मैंने इस काम को करना शुरू किया और धीरे धीरे समझ में आया कि ये बिजनेस नहीं है, ये एक मिशन है। इसको हम मिशन कह सकते हैं, लोगों की हेल्थ को बदलने का, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने का। हर व्यक्ति जो एक हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि जो ये मतलब पुराने समय से चलता आ रहा है या बार बार बोलते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा बदल के बोलती हूँ कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, और ये दोनों सुख मिले हैं उनको जिसने आरसीएम को अपनाया। तो ये बात मुझे आरसीएम में आने के बाद ही समझ में आई, क्योंकि शुरुआत में मैं बता रही हूँ कि जैसा मेरा कोई ध्यान नहीं था इस काम को करने का, इस सिस्टम में एक्टिव होने का। फिर धीरे धीरे समझ आने लगा कि इस सिस्टम से मैं बहुत कुछ आगे बढ़ सकती हूँ। आज ये हेमलता मेघवाल जैसी दिखती है ऐसी नहीं थी, ना रहने का तरीका था, ना बोलने का तरीका था। कोई अगर आ जाए घर में तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी, हाय हेलो नमस्ते हो गया, उसके बाद अपन को कोई बात नहीं करनी होती थी। तो धीरे धीरे सिस्टम में बढ़ते गए, आप जैसे अच्छे अच्छे साथी मिलने लगे, नए नए लोग मिलने लगे, नई कहानियाँ मिलने लगी, उससे मैं खुद को रिलेट करने लगी और धीरे धीरे आगे बढ़ी। इस सिस्टम में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा योगदान आदरणीय के पालीवाल जी सर को भी जाता है। मैं आपको बता दूं कि मेरी एलओएस जो है बहुत बड़ी है और मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि इतनी अच्छी, इतनी शानदार, इतनी एक्टिव मेरे को एलओएस मिली है। जो मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग है बहुत शानदार है, जिसमें के पालीवाल जी सर आते हैं, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जब वो घर पे आते थे तो मतलब ये है कि पापा से आरसीएम की बात करते थे तो हमको लगता था ठीक है इनके बिजनेस का कुछ होगा, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन उनकी वजह से सिस्टम मेरे घर में आया है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये बिज़नेस मेरे घर में नहीं होता, और घर में बिज़नेस नहीं होता तो मैं आज आपके सामने नहीं होती। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके जो गुरु में आते हैं श्रीमान जेके पालीवाल जी सर, मैं जब आरसीएम में नई नई आई थी तो उस टाइम पे मतलब ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी उनसे, कभी एक आध बार मिले होंगे। लेकिन उसके बाद में मतलब मैंने ज्वाइन किया और थोड़े ही टाइम के बाद में कोविड पीरियड आया, और उसके बाद में हमारी ऑनलाइन कनेक्टिविटी इतनी अच्छी बैठ गई, मतलब लगता ही नहीं है कि वो दूर के हैं या इस टाइप से। तो वो बहुत ही शानदार पर्सनालिटी हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उनके जो गुरु में आते हैं, मेरे जो सीनियर आते हैं श्रीमान अर्जुन जी सर, वो भी बहुत शानदार पर्सनालिटी है, उनसे बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, और वो बहुत ही इजी वे में किसी भी चीज़ को समझा देते हैं। मैं जब नई नई थी तो सर ने एक बात कही थी कि बेटा आपको हीरो नहीं बनना है, टीम को हीरो बनाना है। मतलब ये है कि आपको तो बैक साइड काम करना है, लेकिन टीम को हमेशा आगे रखना है। टीम को अगर आप आगे रखोगे तो आप अपने आप ही आगे बढ़ जाओगे। तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उनके बाद में जो हम सभी के कॉमन अपलाइन ग्रेट गुरुदेव आदरणीय अरुण कुमार जी वैष्णव सर आते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है, एजुकेशन के मास्टर है, डिसिप्लिन उनसे सीखा है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने सिखाई है, तो उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। और उनके बाद में हम सभी के सीनियर श्रीमान एसपी वेद सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुकेश जी कोठारी सर, और इस सिस्टम के फाउंडर आदरणीय टीसी जी छाबड़ा सर। ये सभी वो महान शख्सियत हैं जिनकी वजह से या उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मुझे कई सारे डायरेक्शंस मिलते हैं, मार्गदर्शन मिलते हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। और सम्मिलित रूप से चाहूँगी कि उन सभी गुरुओं के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इन सभी का बहुत बड़ा रोल है मुझे यहाँ तक लाने के लिए। हम सभी जानते हैं कि आरसीएम उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को और बेहतर करना चाहते हैं। मैं अगर अभी पूछूं कि यहाँ पर कौन कौन, अभी 62 हम लोग हैं, मैं पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी हैंड रेज कर सकते हैं, तो थोड़ा मुझे पता पड़ेगा कि कितने साथी ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को और बेहतर करना चाहते हैं।
बहुत शानदार तरीके से हैंड रेज हो रहे हैं। 21, 22, 23, 25 और भी साथी हैं। देखिए फिजिकल हैंड रेज कर रहे हैं जो डिजिटल हैंड रेज करना नहीं जानते हैं, तो नो प्रॉब्लम। इट मीन्स ये है कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहता है। इससे एक बात तो प्रूव हो गई कि आज हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो हमारे लिए अभी बेहतर बनी नहीं है। इट मीन्स हमको अभी और बेहतर लाइफ चाहिए। आज मैं जितना कमा रही हूँ उससे ज़्यादा मुझे चाहिए। आज मैं जिस लाइफस्टाइल को जीती हूँ उससे बेहतर लाइफस्टाइल चाहिए। एक दिन गुरुदेव अरुण जी सर की काउंसलिंग थी, उसमें सर ने लिखवाया था कि आपको अपने ड्रीम लिखने हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आप क्या चाहते हैं। तो उस टाइम पे मैंने एक बात लिखी थी कि मैं अपनी लाइफ स्टाइल को वहाँ तक ले जाना चाहती हूँ, अपने आप को वहाँ तक ले जाना चाहती हूँ जहाँ पर मेरी जो लाइफ है वो मेरे आसपास के जो लोग हैं उनसे 100 टाइम्स बेटर हो। तो इसी टाइप के यहाँ पर बहुत सारे साथी होंगे जो अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, चाहे इनकम के हिसाब से देखें, चाहे उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको बेहतर करना चाहते हैं। तो आरसीएम उन्हीं लोगों के लिए है जो आरसीएम अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं। तो आप सभी राइट प्लेटफॉर्म पर हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है कि किसी भी काम की जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने के लिए सफल होना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर हम सफलता चाहते हैं तो किसी भी काम को शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस बात को हमेशा हमने ध्यान रखना है कि हम मतलब भरोसे नहीं रहें, या ऐसा नहीं कि हाँ ये हो जाएगा, ऐसा नहीं। कोई भी काम हम चाहते हैं, मेरे को अगर रॉयल्टी चाहिए, मुझे अगर टेक्निकल जाना है तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो आज मैं कुछ विषयों पर बात करूँगी। ये जो सिस्टम है, मैंने जैसे बात शुरू की थी कि हम सभी मालिक हैं, आदरणीय टीसी छाबड़ा जी सर बार बार बताते हैं, तो हम सभी मालिक हैं। तो ये बिज़नेस मेरा है, हमारा खुद का है, तो इसको मुझे अपना खुद का मानना है, अपने नेटवर्क को बिल्ड करने पर ध्यान देना है और दोनों ही लेग्स पर ध्यान देना है। इनिशियल लेवल पर हो सकता है कि छोटी लेग जो हमारी प्रमोशन लेग जो होती है वहाँ पर हमको कम बिजनेस की नीड होती है, लेकिन जैसे ही स्टार प्लेटिनम होता है, रॉयल्टी का जो हाईएस्ट लेवल है स्टार प्लेटिनम, वहाँ से लेकर स्टार डायमंड तक का जो बिजनेस है उसमें दोनों लेग्स में 50-50% बिजनेस चाहिए। मतलब 3.5 लाख दोनों साइड होता है, तब हम स्टार प्लेटिनम होते हैं। और उसके बाद से जितना भी बिजनेस है वहाँ पर हमको 50-50% बिजनेस ही दोनों लेग्स में चाहिए। तो शुरू से ही ये मेंटेन करके चलें कि दोनों लेग्स हमारी है, हमको दोनों लेग्स को मेंटेन करके चलना है। 50-50 अगर रेशो नहीं बैठता है तो कम से कम 40-60 का रेशो तो बिठा कर ही रखे हैं। ऐसा नहीं हो कि 10% हमारी छोटी लेग है और 90% हमारी बड़ी लेग है। ऐसे में क्या होता है कि बड़े लेवल पर बिजनेस को मतलब मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो अपनी दोनों लेग्स पर हमको शुरू से फोकस करना है। और नेटवर्क बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे जो मेन चीज़ होती है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। लोगों को लेकर आना, उनको ट्रेन करना, फिर लोगों को लेकर आना, फिर उनको ट्रेन करना, फिर लोगों को लाना, फिर उनको ट्रेनिंग देना। लर्न टीच एंड डुप्लीकेट की तर्ज पर ये चलता है। खुद पहले सीखना होता है, फिर सिखाना होता है, और अपने जैसे डुप्लीकेट वहाँ पर सिस्टम में रेडी करना होता है। तो नेटवर्क बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग में कई बार ऐसा होता है कि हम सवालों से घबरा जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का हॉटेस्ट विषय है, हॉटेस्ट टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर सभी को सीखना चाहिए, सभी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले के ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं कि घबराहट हो जाती है कि अरे यार अब क्या होगा, या हम जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में फिर बिजनेस के बढ़ने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, और जो न्यू व्यक्ति है, नया जो प्रॉस्पेक्ट है, वो फिर जल्दी बैठने लगता है। तो हमको सभी, जैसे मेरे फादर ने मुझे रेडी किया कि बिजनेस आपका है तो आपको देखना है, आपको सीखना है, आगे बढ़ना है। जहाँ कहीं भी हेल्प की ज़रूरत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बैठा हूँ। तो अपनी टीम को इतना विश्वास हम दिला दें कि हम आपके साथ हैं, आप सीखें, आप प्रॉस्पेक्टिंग करें, आप आगे बढ़ें। किसी को भी भरोसे नहीं रखना अपने, और हर व्यक्ति को सिस्टम के हवाले करना है। मैंने इस सिस्टम में आने के बाद में कई सारे अनुभव लिए हैं, जिससे मैंने ये चीज़ बहुत मजबूती से सीखी है कि किसी भी नए व्यक्ति को अगर ज्वाइन कराया जाता है तो उसको हमेशा सिस्टम के साथ कनेक्ट करना। कई बार क्या होता है, नया व्यक्ति हमारे
पर्सनल अट्रैक्शन से, हमारी पर्सनैलिटी की वजह से हमारे साथ ज्वाइन हो जाता है कि नहीं यार ये अच्छा कर रहे हैं तो हमारा भी हो जाएगा, या ये जो कर रहे हैं मेरा भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति की कंडीशन अलग होती है, हर व्यक्ति का फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, हर व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेटस अलग होता है। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कर रही हूँ वो हर व्यक्ति कर पाएगा, लेकिन सिस्टम जो कहता है वो हर व्यक्ति कर सकता है। तो हमको किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को डायरेक्टली सिस्टम के हवाले करना है। सिस्टम ये कहता है कि हमने डायमंड क्लब करना है तो बिल्कुल हमको डायमंड क्लब करना है। तो ऐसे में क्या होगा कि व्यक्ति डायरेक्टली सिस्टम से जुड़ेगा। ऐसे में कल को मुझे कुछ हो जाए, मैं कहीं चली जाऊँ, तो व्यक्ति कहीं नहीं जाने वाला है, प्रोस्पेक्ट जो है वो कहीं नहीं जाएगा। उसका किससे कनेक्टिविटी है? सिस्टम से, आरसीएम से उसकी कनेक्टिविटी है, तो वो आरसीएम के साथ सदैव जुड़ा रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमको या किसी भी व्यक्ति को सिस्टम से कनेक्ट करना है। और मैं बात कर रही थी नेटवर्क मार्केटिंग के हॉटेस्ट टॉपिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। तो ऑब्जेक्शन से घबराना नहीं है। जब कोई व्यक्ति कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सभी जहाँ बैठे हर व्यक्ति को, बात जब शुरू हुई थी तो बोल रहे थे कि अपने घर की महिलाओं को लेकर बैठे हैं और आज लेडीज़ को लेकर स्पेशल बात होगी, लेकिन आज की जो बात है लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो मैं बात कर रही थी कि कोई व्यक्ति अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑब्जेक्शंस अगर आ रहे हैं, इट मीन्स आप एकदम राइट ट्रैक पर हैं, क्योंकि सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है। अगर आपने किसी के साथ प्लान शेयर किया, यहाँ लगभग सभी साथी जानते हैं कि प्लान कैसे दिया जाता है। तो अगर आप प्लान शेयर कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति कह रहा है हाँ यार सही बात है सही बात है, वो कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, इट मीन्स क्या है कि उसके चलने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि वो हाँ में हाँ ना में ना करेगा, उसके मन से कोई सवाल ही नहीं उपज रहा है। तो किसी व्यक्ति की तरफ से अगर कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, कोई सवाल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इंटरेस्ट ले रहा है। और कोई अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमको खुश होना चाहिए और उसके द्वारा की गई किसी भी बात को, किसी भी सवाल को पर्सनली नहीं लेना है कि इसने ऐसा कैसे पूछ लिया मुझसे, या इस टाइप से कभी भी नहीं सोचना है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटरेस्ट ले रहा है और हमको खुश होना है। अगर उस सवाल का जवाब नहीं आता है तो हर कुछ जवाब नहीं देना। सबसे पहले ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी कि नहीं आता है तो अपन कह देते नहीं है तो ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं। हमको ये उनको बताना है कि अच्छा आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं भी अभी नई नहीं हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, तो आपका जो ये सवाल है इसका जवाब मैं मेरे सीनियर से पूछ के आपको वापस शाम तक बताती हूँ। जो टाइम आप उनको देते हैं उस टाइम पे आप वापस उनको जवाब दे दें। तो ये एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद में हमको किसी के भी सवालों का जवाब नहीं देना है, उनको हैंडल करना है। मतलब तुरंत एकदम धमाधम जैसे सवाल जवाब होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति का ईगो हर्ट हो सकता है। तो हमको क्या करना है, उन सवालों को आराम से हैंडल करना है, सामने वाले को अच्छे से बोलने का मौका देना है, बीच में बार बार नहीं बोलना है। सामने वाला व्यक्ति जो भी बोलता है ध्यानपूर्वक सुने, नहीं समझ में आता है तो उनको ये कहना है कि सर आप क्या बोल रहे हैं, एक बार वापस से बोलें। क्वेश्चन समझने के बाद में फिर प्रॉपर रूप से आराम से जवाब देना है और हमेशा कॉन्फिडेंस बना के रखना है। सामने वाले व्यक्ति के मन में विश्वास पैदा करना है कि हम आपके साथ हैं। अगर आप हमारे साथ में सिस्टम की शुरुआत करते हैं तो आप कहीं गलत नहीं जाने वाले हैं। आप जो सपने लेकर चले हैं वो सपने आपके यहाँ से पूरे हो सकते हैं। तो ये सारी बातें विश्वास उनको दिला देंगे। तो मतलब ये है कि सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति का अगर आपने विश्वास जीत लिया तो वो बिना किसी सवाल के आपके साथ ज्वाइन करेगा और धीरे धीरे सीखते हुए सवाल करेगा और उन सवालों के हल पा लेगा। तो हमको विश्वास पैदा करना है और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है, जैसा मैंने अक्सर सुना है कि सच को अगर लूज कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो वो झूठ लगने लगता है, लेकिन झूठ को अगर फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। तो आरसी में तो झूठ बोलना ही नहीं होता है, हमेशा सच ही बोलना होता है। तो सांच को कोई आँच नहीं होती है। अगर हम सच बोल रहे हैं तो हमको हमेशा अपने बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिखाना है कि यस मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मेरी लाइफ बेहतर हो सकती है। और अगर आप इस सिस्टम को करते हैं तो आपकी लाइफ भी बेहतर हो सकती है। आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो वो क्लियर हो सकते हैं, आप अच्छे हो सकते हैं, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो आपका अच्छा हो सकता है। तो इस टाइप की अगर बात हम करते हैं तो कॉन्फिडेंस मतलब व्यक्ति, हम कभी प्रोडक्ट किसी को दिखाते हैं तो व्यक्ति प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता है, व्यक्ति हमारा कॉन्फिडेंस खरीदता है। किस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया है। मैं एक बार की बात बताऊं कि एक बार सर्दियों का टाइम था और हमारा जो ये काजल है
न्यू लॉन्च हुआ था, मेरे पास ही पड़ा, बताती हूँ मैं। की सोल का जो काजल है न्यू लॉन्च हुआ था, तो हम लोग कहीं गए थे, मैं मतलब मेरे और जो टीम के साथी हैं उनके साथ बाइक पर गई थी। तो हवा चल रही थी ठंडी और मैं वही काजल लगा के गई थी, और उसी काजल की बात मैंने मतलब एक जो सामने दीदी थे उनको मैं बता रही थी, तो मैं उनको बता रही थी कि 12 आवर्स तक ये हटता नहीं है, स्मज प्रूफ है और इस टाइप से। मतलब मैंने बाइक से उतरने के बाद अपना फेस भी नहीं देखा था कि काजल हटा है नहीं हटा है, लेकिन मुझे ये पता था, मैंने इसकी क्वालिटी पर मतलब इसके जो गुण है वो पढ़ रखे थे, तो उनको मैंने बताया कि स्मज प्रूफ है और इस टाइप से। तो उन्होंने कहा कि हटेगा तो नहीं, तो मैंने डायरेक्टली उनको अपनी आंखें दिखाई कि आप देखो कि मैंने अभी लगा रखा है और हट गया क्या। तो बोलते हाँ हाँ दीदी नहीं हटा, अभी तो सही है, फिर दे दीजिए। तो मैंने उनको उस वक्त MRP से अपना काजल सेल किया। तो इट मीन्स क्या है कि व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है, हमारे कॉन्फिडेंस को खरीदता है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है, और साथ ही साथ हमेशा एक भीनी भीनी कह सकते हैं मंद मंद मुस्कान हमेशा फेस पर रखे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति मुस्कुराते हुए चेहरों को पसंद करता है। इस टीम के हीरो आदरणीय दिलीप जी सर को भी प्रणाम, और सर जैसा उनका नाम ही इस मतलब वो इसी से फेमस है, मुस्कान के धनी है सर, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और मैंने अक्सर सुना है कि मुस्कुराने वाले स्वर्ग में जाएं या नहीं जाएं, लेकिन वो जहाँ जाते हैं वहीं पर स्वर्ग सा माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है। और आपको मैं बता दूं कि स्माइल जो है वो कहते हैं कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में किसी को एक दूसरे की भाषा अगर नहीं आती तो चलेगा, लेकिन अगर आपने एक स्माइल पास कर दी तो सामने वाला भी आपको जवाब स्माइल से ही देगा। तो इससे क्या होता है कि रिश्ते थोड़े गहरे होते हैं, थोड़े मजबूत होते हैं। तो कॉन्फिडेंस के साथ में हमको स्माइलिंग फेस रखना है। उसके बाद में कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं कि मेरे पास तो टाइम नहीं है ये काम करने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं है इस काम को करने के लिए, या फिर RCM का प्रोडक्ट तो महंगा है, इस टाइप की बात जब आती है। तो अब कभी कभी ऐसा होता है, मैं भी जब नई नई थी तो कभी कोई ऐसा कहता था कि ना RCM का प्रोडक्ट तो महंगा है, तुम मेंढा बनाते हो, या इस टाइप से कोई कह देता था, तो एकदम करंट आ जाता था। मैं बोलती थी कि ऐसा कैसे बोल रहे हो आप, ऐसा कोई महंगा नहीं है, और मैं बहुत एक तुनक के जवाब देने वाला होता है वो हो जाता था। फिर मेरे जो अपलाइन है, मेरे फादर ने मुझे बताया कि बेटा ऐसे जवाब नहीं देना होता है, सामने वाले की जो कंडीशन है उसको आप महसूस करो। यहाँ पर फील फेल्ट एंड फाउंड एक फॉर्मूला बना हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग की एक टर्म है, फील फेल्ट एंड फाउंड ये बनी हुई है, इसको आपको महसूस करना है। उसको आपको ये कहना है कि आई नो हाउ यू फील एंड आई फेल्ट द सेम वे, बट आई फाउंड आउट दैट यू डोंट नीड मच टाइम टू डू दिस बिजनेस। और अगर उसने टाइम के लिए कहा है तो हम ये कह सकते हैं, या फिर उसने अगर ये कहा है कि प्रोडक्ट महंगा है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि मैं आपकी कंडीशन को महसूस कर सकती हूँ, आप जो फील कर रहे हैं मैं फील कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसा ही मैं भी महसूस करती थी। लेकिन फिर मैंने ये पाया कि RCM के प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी के जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा इससे महंगे हैं, या हमारा प्रोडक्ट जो है वो इससे सस्ता है। इससे क्या होगा, हम एक तो अपना जो टोन है उसको प्रॉपर रख रहे हैं, हम सामने वाले के साथ खड़े हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सामने वाले के अगेंस्ट कभी नहीं खड़े होना, हमको उसके साथ खड़े होना है कि RCM का प्रोडक्ट महंगा है। हाँ मेरे को भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया और फिर मैंने ये पाया कि RCM का जो प्रोडक्ट है वो तो सस्ता है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वैसी क्वालिटी का मार्केट में प्रोडक्ट महंगा है। तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं, हम सभी जानते हैं इस बात को। अगर कॉन्फिडेंस के साथ कहा जाए और किसी प्रोडक्ट के साथ अगर कंपेयर करके दिखा दिया जाए तो बिल्कुल वो व्यक्ति हमारी बात मानेगा। तो फील फेल्ट एंड फाउंड एक टर्म होती है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसका हमको ध्यान रखना है और उसको हमेशा ये महसूस कराना है कि मैं आपके साथ हूँ, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही मैं सोचती थी, वैसा ही मेरे साथ सब कुछ हुआ। लेकिन धीरे धीरे मैंने इसको सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो अब मुझे अच्छा महसूस होने लगा है। मैं धीरे धीरे सिस्टम में आगे भी बढ़ रही हूँ, ये मिशन बहुत बड़े लेवल पर ग्रो करने वाला है। उसके बाद में जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है इस काम को करने के लिए, पैसा नहीं है, तो एलन पीस की एक बुक है सवाल ही जवाब है। कोई अगर ये कहता है कि टाइम नहीं है तो उसको ये बताना है कि टाइम नहीं है इसीलिए तो इस काम को करना है। एक टाइम के बाद आप कैसा रहेगा कि आपको ये बोलना ही नहीं पड़े कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसके सवाल से ही हमको जवाब निकालना है। कोई ये कहता है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो
कहना है कि पैसा नहीं है इसीलिए तो इस सिस्टम को करना है, मतलब जो सवाल है उसी में से हमारा जवाब निकलेगा। और ये जो जवाब है बहुत इफ़ेक्टिव रहने वाला है, इफ़ेक्टिव होता भी है, लेकिन बोलने का तरीका होना चाहिए। कभी कभी अपन बोलते हैं अच्छा क्या करते हो तुम, टाइम नहीं है तो क्या करते हो पूरे दिन बताना, मतलब मैं अपनी कंडीशन बता रही हूँ कि मैं भी ऐसे ही करती थी। मैंने कहा क्या करते हो, सीरियल देखते होगे, ये करते होगे, टाइम पास करते होगे, मैं बहुत अजीब सी बातें कर देती थी कई दफ़ा। लेकिन धीरे धीरे जब सिस्टम में बने रहे तो समझ में आया कि हमको सामने वाले की दुखती नस पे हाथ नहीं रखना है, उसको प्यार से थपकी दे के समझाना है कि ऐसा होता है, लेकिन बेहतर लाइफ के लिए कुछ हटके कुछ अलग से करना पड़ता है, जो कि हमको आरसीएम देता है। तो इससे थोड़ा सा उनमें मतलब ये है कि उनके हमारे साथ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं अच्छा ये आरसीएम है क्या, ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, जोड़ा जाड़ी का काम है क्या, एमएलएम है क्या। और ये सवाल अक्सर हम जो नेटवर्क मार्केटर्स हैं उनको थोड़ा सा मतलब पिंच करता है बार बार कि इस टाइप से क्यों लोग बिहेव करते हैं। यहाँ उनकी गलती नहीं है, वहाँ यहाँ पर ऐसा बना हुआ है कि लोग घबराते हैं कि कहीं हम ठगा नहीं जाएं। या मैं आपको बताऊं कि डेली ऐसी कंडीशन है इंडिया में कि डेली कई हज़ार कंपनियां खुलती है, कई हज़ार कंपनियों के शटर वापस डाउन होते हैं, हमेशा के लिए वो बंद हो जाती है। तो जब हमको हमारी कंपनी की प्रोफाइल का नॉलेज नहीं होगा तो हम कहेंगे हाँ है तो आरसीएम ही है, हाँ जोड़ने की बात तो इसमें भी करते हैं, ऐसी बातें अगर अपन करेंगे तो सामने वाला कभी हमारे साथ नहीं आएगा। तो क्या करना है, उसको हमको अपने साथ रखकर हमको नेटवर्क मार्केटिंग के जो गाइडलाइंस है वो बतानी है, हमको ये बताना है कि कैसे ये सिस्टम आगे बढ़ा है और हमारे आरसीएम की प्रोफाइल क्या है, कब से ये चल रहा है और कितने बड़े लेवल पर ग्रोथ किया है, पूरे इंडिया में फैला हुआ है, 23 सालों से चल रहा है और आज भी उसी नाम से चल रहा है जिस नाम से इसने शुरू किया था। किसी भी तरीके का गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी तरीके का कोई लोन नहीं है, सारी संपत्ति अपनी है, 17 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। ये जो बेसिक बेसिक सी प्रोफाइल है, बेसिक सा जो नॉलेज है, अगर मैं अच्छे से देती हूँ सामने वाले को तो वो बिल्कुल मेरी हाँ में हाँ करेगा, उसको मेरी बात समझ में आएगी। तो हमको जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग या ऐसा नाम आता है तो हमको उसको आराम से जवाब देना है प्रॉपर तरीके से। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये सारे ऑब्जेक्शंस मैं आपको बता रही हूँ जो लोगों से आएंगे, क्योंकि मेरे सामने भी आए हैं और हम सभी एक ही इंडस्ट्री में हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो सभी के साथ वाजिब है कि एक जैसे सवाल आ सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे मिलने वालों ने किया था ऐसा काम लेकिन वो तो फेल हो गए। तो हमको क्या करना है उसमें, ऐसा नहीं कहना उन्होंने काम नहीं किया होगा हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो जो बात कर रहा है हमको क्या बताना है, हमारे सिस्टम में तो कई सारे लोग हैं जो शुरू से लगे हुए हैं, उसमें हम नाम ले सकते हैं रवि ओपी शर्मा जी, हमारे आदरणीय कोठारी सर, मुकेश जी कोठारी सर, सुरेंद्र वत्स साहब हैं, महावीर जी सारन सर हैं, राजा राम जी सारन हैं, प्रमोद जी गुलाटी हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हम उनका नाम ले सकते हैं कि वो अपना काम करते हुए इस काम में लगे और आज वो सफल है। तो ऐसा तो नहीं है कि इस इंडस्ट्री की इन लोगों से कोई पर्सनल पहचान है। यहाँ पर ऐसा है कि जो व्यक्ति प्रॉपर तरीके से सिस्टम को समझकर अगर काम करता है तो गारंटी है कि वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद में लोग पूछते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैं आपको बता रही हूँ, और भिड़ते ही लोग ऐसा सवाल अक्सर पूछते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा मतलब नया नया जब व्यक्ति होता है तो वो बहुत जोश से जाता है कि आपका इसमें ही हो जाएगा, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, आप बहुत कुछ पा लेंगे। सामने वाला व्यक्ति बोलता है अच्छा आपको कितना आता है। जैसे ही ये सवाल पूछता है और थोड़ा सा हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होने लगता है कि अरे यार मेरा तो अभी पहला पहला महीना है और स्टेटमेंट तो तीसरे महीने आता है और वो भी इनिशियल लेवल पर तो बहुत ज़्यादा नहीं आता है, मैं तो इसको लाखों की बात बता रहा था। तो ऐसे में क्या करना होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि उन सवालों से ही जवाब निकलेंगे। हमको उनको ये कहना है कि आप कितना लेने की उम्मीद रखते हैं या आप में कितनी एबिलिटी है इस सिस्टम से लेने की, आप कितना लेना चाहते हैं। फिर मान लो कहते हैं कि मेरे को 1 लाख रुपया पर मंथ लेना है, फिर हमको क्या बताना है, हमको ये कहना है कि मेरी जो अपलाइन है उनको बिल्कुल 1.25 लाख से ऊपर, मतलब हमारी जो 1.25 लाख वाली अपलाइन सच में है उनका नाम लेना है कि मेरी अपलाइन है, इनको 1.25 लाख रुपया इस सिस्टम से आता है और मैं आपकी इनसे मीटिंग कराता हूँ कि वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है। तो क्या करना है, उसके उस सवाल को हमको बताना है। ऐसा नहीं कि मैं मेरा 200-400 रुपए का स्टेटमेंट उसके सामने रखूं, क्योंकि नए व्यक्ति के लिए ऐसा हो जाता है कि अच्छा अभी तो इसको 112 रुपये ही आया है, ऐसे में तो मैं पता नहीं कब लाखों में पहुंचेगा। लेकिन हमको पता है कि सिस्टम में अगर हम टिके रहते हैं तो बहुत बड़ी इनकम यहाँ से ली जा सकती है।
लेकिन इनिशियल लेवल पर अगर हम स्टेटमेंट दिखाते हैं या ऐसा करते हैं तो विश्वास नहीं करते हैं लोग। हमको यही बताना है, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी वो अपलाइन है जिनको 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख इनकम आती है, तो हम चलेंगे उनके पास में, हम उनसे जानेंगे कि वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है। इससे क्या होगा, उसका ऑब्जेक्शन भी क्लियर हो गया और उसकी डायरेक्ट मीटिंग हो गई हमारी अपलाइन से। तो क्या होगा, उसमें और मजबूती आ जाएगी और मोटिवेशन आएगा काम करने का, पता पड़ेगा कि करना क्या है। उसके बाद में आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो वो ही प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। वो ही प्रोडक्ट यूज़ करने का मतलब ये होता है, ये बहुत ही मतलब ये पेचीदा सा ऑब्जेक्शन मुझे अक्सर लगता है। जैसे कि मैं किसी को बता दूं कि ये मोरिंगा का सोप है, ये आपको लगाना है, ये बहुत अच्छा है, खुशबू भी अच्छी है, ये हमारे मतलब अगर मैं मोरिंगा की पूरी जानकारी देकर उनको बताऊं कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और इस तरीके से जब बात करते हैं तो लोग बोलते हैं हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मैं इसके अलावा वो मतलब किसी भी कंपनी का नाम ले ले, लक्स बोल दे, संतूर बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो मैं तो उस साबुन के अलावा नहाता ही नहीं हूँ किसी और साबुन से। तो मैं आपको बता दूं कि आजकल की 90-95% पॉपुलेशन की ये मेंटेलिटी बनी हुई है कि एडवर्टाइजमेंट में जो फोटो आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट में जो मतलब कि साबुन आ रहा है उसी से नहाना है, इससे हमारी क्लास बनी रहती है और कुछ अजीब सी बातें आती है उनकी तरफ से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मोरिंगा सोप है, मानो जैसे कि ये मोरिंगा सोप है और वो व्यक्ति अगर बोल रहा है कि मैं लक्स से नहाता हूँ, आप लक्स का रैपर लें, उसके अंदर इस सोप को डाल के अगर उनको दे देंगे और वो नहा लेगा, तो कहेगा कि आज तो मैं लक्स से नहाया हूँ, उसको नहीं पता कि मैं मोरिंगा से नहाया हूँ। तो क्या है कि आजकल की दुनिया दिखावटी दुनिया हो गई है। तो ऐसे में उनको उनको क्या करना है कि अच्छी बात है आप लक्स यूज करते हैं, या अच्छी बात है आप वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन एक बार क्या करना है, आप हमारा प्रोडक्ट यूज करके देखें, ये नेचुरल तरीके से बना हुआ है, इसके जो किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम बता रहे हैं तो उसके गुण थोड़े से बता के उसको प्रमोट करना है। और जैसा मैंने बताया कि व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट नहीं परचेज करता है, हमारा कॉन्फिडेंस परचेज करता है। तो जिस टाइप के कॉन्फिडेंस से मैं उसको कोई प्रोडक्ट दूंगी, तो सामने वाला 99% गारंटी होती है उस प्रोडक्ट को लेने की, और लेने के बाद में 100% ये गारंटी होती है कि हमारी वापस उसकी डिमांड आएगी उसी प्रोडक्ट की। तो एक बार उस तक हमको इस टाइप से पहुंचना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, और ये एक ऐसा एवरेज है जो हर व्यक्ति के जीवन में आता है। डिपेंड करता है कौन व्यक्ति कितने लंबे टाइम तक टिका रहता है, जो जितने लंबे टाइम तक टिका रहता है ये लॉ ऑफ एवरेज जो है वो सुधरता जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो लॉ ऑफ एवरेज है वो बोलता है 10-7-4-1 के रेशो के साथ में चलता है, जहां पर जब मैं ऑब्जेक्शंस आपको बता रही हूँ, इसी टाइप के ऑब्जेक्शंस करने वाले हम 10 लोगों तक जब पहुंचते हैं, उनसे जब हम आरसीएम की बात करना शुरू करते हैं, तो ऐसे में 10 में से मात्र 4 लोग ऐसे 7 लोग ऐसे होते हैं, 10-7-4-1 का जो रेशो है उसमें से 7 लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ मीटिंग करने के लिए, आपके साथ बैठने के लिए रेडी होते हैं। 4 लोग ऐसे होते हैं जो आपको सुनने के लिए तैयार होते हैं कि आप जो प्लान लेकर आए हैं वो हम सुने, और वो सुनते भी हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति होता है जो कि ज्वाइन करता है। तो ये थोड़ा सा मतलब कि ये 10-4-1 का जो रेशो है उसमें जो एक रजिस्ट्रेशन निकल के आया, एक ज्वाइनिंग निकल कर आई है, लेकिन उसके लिए हमको एक बार 10 लोगों तक पहुंचना तो पड़ेगा। तो इस 10-4-1 के रेशो को हमेशा हमको ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति के साथ में आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आर्ग्यूमेंट नहीं जीतना होता है, हमको सामने वाले का दिल जीतना होता है। मतलब कि सामने वाला कुछ भी बात कर रहा है, उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए अगर आपने उसका दिल जीत लिया तो 110% वो लाइफ टाइम आपको याद रखेगा। और हो सकता है कि उस टाइम वो आपको आरसीएम के लिए थोड़ा सा कर दे कि भाई बाद में सोचेंगे या करेंगे, लेकिन भविष्य में वो जब भी आरसीएम शुरू करेगा या ऐसी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी उसके पास आएगी तो वो सीधे आपसे संपर्क करेगा कि नहीं हमारे वो भाई साहब हैं वो आरसीएम करते हैं, मेरे को तो उनके साथ ही काम करना है। तो हमको क्या करना है कि सामने वाले के साथ हमेशा ये कोशिश करनी है कि हम उनका दिल जीत पाएँ, और हमेशा टूल्स के साथ काम करें, हमारी जो प्लान बुक है, प्रोडक्ट बुक है, उसको हमेशा साथ में रखें। उससे क्या है कि सामने वाला जो देखेगा उसके ऊपर बिलीव करेगा, हम बोलेंगे तो वो हमारी शक्ल देखता रहेगा, और हो सकता है कि बीच में उसका ध्यान भटक जाए। लेकिन टूल्स अगर हमारे पास में रहते हैं, प्रोडक्ट अगर मेरे हाथ में है और मैं उसको दिखा रही हूँ, तो प्रोडक्ट हाथ में लेगा भी सही, उसको महसूस करेगा, उसको खोल के देखेगा, तो उससे क्या होगा, उसका लेने के चांसेस उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है हर चीज़ के अंदर। और कॉन्फिडेंस को लेकर मेरे को हमेशा एक स्टोरी याद आती है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एक बार एक
गुरुजी थे और उनका एक शिष्य था, गुरु चेला की जोड़ी थी। तो गुरुजी क्या है कि बड़े बड़े ऐसे मतलब समारोह हुआ करते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे, तो गुरुजी को वहाँ पर बुलाया करते थे कि गुरुजी आपको स्पीच देने के लिए आना है। और चेला जो है वो उनके साथ रहता था। और मतलब कि हमेशा वो साथ रहते थे, तो चेला जो है वो रोज रोज जाता था मतलब गुरुजी के साथ। तो गुरुजी क्या है कि रोज एक ही स्पीच देते थे। तो चेले ने एक दिन कहा कि गुरुजी आप जो बोलते हो ना, मेरे को वर्ड टू वर्ड एक एक चीज याद हो गई है। तो गुरुजी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ कि एक ऐसे शहर में गुरुजी को जाना था जहाँ पर उनको कोई जानता नहीं था, मतलब वो दिखते कैसे हैं, उनकी कद काठी कैसी है, कोई नहीं जानता था। तो उनको कॉल आया कि गुरुजी आपको हमारे यहाँ पर हमारे शहर में आना है और आपकी स्पीच सुनने के लिए बहुत सारे लोग रेडी हैं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तो चेले ने उस दिन जिद करी कि गुरुजी आज की स्पीच मैं ले लूं क्या, क्योंकि आप जो बोलते हो वो तो मुझे याद है। तो आज आप चेला बनो और मैं गुरु बनता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ अगर हो मतलब हो तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। तो चेले ने कहा अरे गुरुजी आप बिल्कुल निश्चित रहिए और मस्त हो के आप तो बैठ जाना सुनना। तो गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, आज का मेरा काम थोड़ा सा इजी हो गया। वो लोग दोनों पहुंचते हैं समारोह में, और जो चेला रियल चेला जो था वो गुरुजी बनकर स्टेज पर पहुंचते हैं। एज इट इज वर्ड टू वर्ड पूरी स्पीच उन्होंने दे दी और गुरुजी बहुत खुश हुए। गुरुजी ने बहुत तालियां बजाई उस चेले के लिए कि क्या बात है, मतलब ये व्यक्ति मुझे बहुत ध्यान से सुनता है। तो वहां बहुत वाहवाही हो गई जो रियल चेला था उसकी कि भाई ये गुरुजी हो गए और बहुत शानदार हैं और इस टाइप से है। तो उस समारोह में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि सर आपने गुरुजी आज आपने जो स्पीच ली उसी में से मेरा एक सवाल है और मैं पूछना चाहता हूँ। तो ऐसा कभी हुआ नहीं था कि गुरुजी से किसी ने कभी कुछ सवाल पूछा और ऐसा कुछ। तो अब उस टाइम पे क्या चेले के मन में एक सेकंड के लिए थोड़ा सा डर आया, लेकिन उसने कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया कि हाँ पूछो ना, कोई बात नहीं। तो सामने से उस पूरी स्पीच से रिलेटेड एक सवाल आया जिसका जवाब जो चेला था उसको नहीं आता था, जो गुरुजी बन के गए थे। तो उसने कहा कि अरे इतना आसान सवाल, इसका जवाब तो मेरा ये साथ में जो चेला आया है वही दे देगा। तो जो रियल गुरुजी थे उनको उसका जवाब आराम से आता था, उन्होंने दे दिया। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि जितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा उतने अच्छे से आप किसी के भी ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाएंगे। तो ओवरऑल आज की जो मेरी बात है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर जितनी बातें करो उतनी कम है। लेकिन आज का मेरा विषय यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी ने मुझे इतना शांति से इतना अच्छे से सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवन जी सर का, लक्ष्मी बहन का, आप सभी एक्टिव साथियों का, आप सभी सीनियर साथियों का, और मेरी सभी गुरुओं का, मेरे फादर का, मेरे मदर का, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है। और बस इसी तरीके से बने रहना है। कभी भी लाइफ में कैसे भी ऑब्जेक्शंस आए हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने सुना, सभी को थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू जीवन जी सर, थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद।